कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हिंदी पढ़ रहे थे। तो हिंदी हम पढ़ रहे थे, तो हिंदी में आप बताइए, हिंदी में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? चिट्ठियों की अनूठी चिट्ठियों की दुनिया। अनोखी दुनिया। चिट्ठियों की अनोखी दुनिया जो कहानी है वो किनकी लिखी गई है? अरविंद कुमार सिंह। अरविंद कुमार सिंह के द्वारा लिखी हुई एक कहानी है। अच्छा, ये जो कहानी है किस चीज की है? चिट्ठियों की। चिट्ठियों के बारे में, चिट्ठियों का दुनिया कैसा था। हाँ। तो चिट्ठियाँ जो थी, चिट्ठियाँ आने के पहले, चिट्ठियाँ जो अभी के जो मॉडर्न संचार साधन है उससे पहले चिट्ठी जो थे वो कैसे जाते थे? कबूतर से। कबूतर से, डाकिया से, कबूतर से, फिर अच्छा, नेहरू जी ने जो बताया था उसमें क्या बताया था कि जो विकास हुआ संचार के साधन को कैसे कैसे हुआ था? पहले आदमी लेके जाता था, फिर घोड़ा आया, फिर पहिया आया, फिर तार आया, फिर टेलीफोन आया, डाक तार और टेलीफोन आया, और उसके बाद क्या हो गया? रेल लाइन आ गया, हवाई आ गया। तो इस सारी चीज से क्या हुआ? संचार का जो माध्यम था उसका स्पीड तेज हो गया, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि यहाँ जो लेखक चिट्ठी है, चिट्ठी किसी साहित्य से भी कम नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो चिट्ठियाँ होती थी वो एक साहित्य भी बन जाता था। जैसे बड़े बड़े जो महान व्यक्ति थे उस समय के, और जो भी अच्छे लोग होते थे उनकी चिट्ठियाँ को एक साथ करके संग्रह करके हम लोग क्या बनाते हैं? साहित्य बनाते हैं। साथ साथ आप बताइए कि जो चिट्ठी होती थी वो लोग संग्रह क्यों करना चाहते थे? जैसे बड़े बड़े लोगों की चिट्ठियाँ याद के लिए, यादगार के लिए, और आगे की पीढ़ी को ज्ञान मिले इसके लिए, है ना। तो इसी में जैसे कुछ थी चिट्ठियों से रिलेटेड कुछ साहित्य का नाम बताया गया था पिछले दिन, याद है आप लोग कुछ? जिसमें कि बहुत कुछ राइटर्स थे, उनकी चिट्ठियों के कलेक्शन थे, मतलब संग्रह थे, जिसके कुछ कुछ नाम दिए गए थे। सुमित्रा नंदन पंत जी के जो पत्र थे उसके कलेक्शन को क्या कहते हैं? किनके? सुमित्रा नंदन पंत जी की चिट्ठी के कलेक्शन को क्या नाम दिया गया? बताइए। पंत संघ। नहीं याद है? फिर से ट्राई कीजिए। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। और फिर निराला जी के क्या थे? निराला के पत्र हमको लिखियो है। ये सारा कुछ पत्र के संग्रह थे। उसी तरह से और भी जो भारत के लोग थे उनके भी पत्र संग्रह हैं, जैसे नेहरू जी, मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, ये सारे लोगों के पत्र संग्रह भी हैं। तो हम आगे देखते हैं, हमारा पाठ का नाम क्या है? चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अनूठी दुनिया, है? अरविंद कुमार सिंह। अरविंद कुमार सिंह, है ना। तो अरविंद कुमार सिंह जी की लिखी चिट्ठी हम लोग पिछले दिन पढ़ रहे थे, चिट्ठियों की अनोखी दुनिया। उसमें यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे कि चिट्ठी का जो संग्रह है उसके क्या क्या नाम है, जिसमें से कुछ लोगों के दिए हुए, जैसे सुमित्रा नंदन पंत जी का था पत्र के 200 पत्र, मतलब पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, मतलब सुमित्रा नंदन पंत जो हरिवंश राय बच्चन उस समय के कवि थे, उनको जो पत्र लिखते थे उसके संग्रह। फिर है निराला के पत्र हमको लिखियो है कहाँ, ये थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पत्र संग्रह थे। उसके बाद पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती, ये क्या था? दयानंद सरस्वती जो पत्र लिखते थे उसका कलेक्शन था। उसी तरह से कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद भी उस समय के महान लेखक थे, उनके भी पत्र संग्रह हैं। वो क्या, उनका क्या होता था कि वो जो पत्र लिखते थे, सॉरी, वो क्या था, उनको कोई पत्र लिखता था, उसका वो जवाब देते थे। उनके जवाब एक बहुत ही रोचक होते थे। जो नए लेखक होते थे उनको प्रेरणा देने का काम करते थे कि किस तरह से वो हम अपनी लेखन कला का विकास कर सके। ये इस तरह का संदेश उनके जवाब से मिलता था, प्रेमचंद जी के जवाब से। फिर बता रहा है कि जैसे मुंशी प्रेमचंद आए उस तरह से उस समय भारत में
नेताओं में, महान नेताओं में नेहरू जी, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सारे लोग भी थे। तो इनके जो पत्र हैं ये भी उसी तरह से जैसे कवियों के पत्र थे उसी तरह से इनके पत्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण थे, बहुत ही ज्ञानवर्धक थे, प्रेरणादायी थे। अब आगे है महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर दो अलग अलग व्यक्ति थे। महात्मा गांधी क्या थे? एक नेता थे, समाज सुधारक थे, और रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे? वो एक कवि थे और समाज सुधारक थे। तो दोनों के बीच उस समय पत्र का आदान प्रदान होता था, पत्र के माध्यम से, क्योंकि और कोई साधन नहीं था, तो पत्र के माध्यम से दोनों के बीच संदेश आता था, जाता था। तो उनके जो संग्रह, उनके जो पत्रों के संग्रह है उसका नाम दिया गया है महात्मा और कवि। और इसमें जो भी पत्र के संग्रह है वो कब से कब के बीच का है? 1915 और 1941 के बीच में जो इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ, पत्राचार हुआ, इन सभी का एक कलेक्शन है, ठीक है, जिससे हमें क्या पता चलता है? बहुत सारे नए नए चीजों के पता चलता है। तथ्यों मतलब चीजें, और उनकी मनोदशा, मनोदशा का मतलब होता है अवस्था, कि उनके जो मानसिक अवस्था कैसी थी उसके बारे में। कौन सा शब्द आया? मनोदशा। मनोदशा। मनोदशा का मतलब होता है मानसिक अवस्था। है ना? मानसिक अवस्था क्यों बोले? क्योंकि मनोदशा जो है मन की दशा होती है, मतलब मन कैसा था। तो मन किससे चलता है? ब्रेन से, माइंड से, इसलिए इसको हम कहें मानसिक अवस्था, ठीक है। तो जो नेहरू रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के दोनों के बीच की अवस्था कैसी थी, दोनों किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए थे और उनके विचार क्या थे एक दूसरे के प्रति, समाज के प्रति, इन सब चीज की जानकारी मिलती है। उसका साहित्य का नाम क्या है? महात्मा और कवि। इसमें कब से कब 1915 से लेकर 1941 के बीच जो भी लेख लिखे गए थे, पत्र लिखे गए थे, सभी के संग्रह है। और ये दोनों किसके बीच लिखे गए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी। चलिए आगे देखते हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। कि बता रहा है कि पत्र जो हम लोग एक दूसरे को लिखते हैं, पत्र व्यवहार मतलब पत्र का प्रयोग करना की जो परंपरा है, परंपरा मतलब क्या? चलन। वो चलन कब से है? बहुत पुरानी। ये नहीं कि नया कोई आया, अंग्रेज आया तब आया, वो बहुत पहले से था। पर इसका विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। कह रहा है कि लेकिन मेन रूप से जो विकास अगर कहें कि सही तरीके से इसका जो विकास है वो कब हुआ? आज़ादी के बाद हुआ। आज़ादी के पहले इस तरह का उतना कोई विकास भारत में नहीं था। अब बता रहा है तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। गुडविल का मतलब होता है विश्वास। यह बता रहे हैं लेखक कि क्योंकि भारत में डाक का जब आया उसके बाद चिट्ठियों के दशा में विकास हुआ है ना, डाक व्यवस्था में। तो कह रहा है कि भारत में बहुत सारे सरकारी विभाग हैं, डाक विभाग, पानी विभाग, जल विभाग, और फिर क्या बोलते हैं उसको, रसायन विभाग, गृह विभाग, बहुत सारे विभाग हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा विकास और लोगों का विश्वास किस पे है? डाक विभाग पे है। डाक विभाग पे सबसे ज़्यादा विश्वास क्यों है? सबसे ज़्यादा विश्वास इसलिए है कि लोगों का सबसे पहला कारण कि वो सरकारी संस्थान है, दूसरा कि लोगों को जोड़ने का काम करती है वो, और परिस्थिति पड़ने पे वो जल्द का काम, जैसे टेलीफोन है कि इमरजेंसी हो गया, उसके नेटवर्क खराब है, उसको कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर हम चिट्ठी लिखे और जिस पोस्ट ऑफिस से वो जाना उसको फ़ोन करते सर मेरा चिट्ठी बहुत अर्जेंट है, तो क्या करता है? हमारी चिट्ठी को आगे भेज देता है, इंतजार नहीं करवाता। ऐसा साधन अवेलेबल है। तो इसीलिए कह रहा है कि जो चिट्ठी के जो डाक विभाग है, चिट्ठियों के विभाग का नाम क्या है? डाक विभाग। तो डाक विभाग जो है उस पर लोगों का विश्वास सबसे ज़्यादा है, प्राइवेट से अच्छा, ठीक है। इसकी खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। बताया था अभी आपको इसमें विश्वास क्यों है? क्योंकि ये लोगों को कनेक्ट करता है एक दूसरे से, इसलिए इस पे लोगों का ज़्यादा विश्वास है। फिर घर घर तक इसकी पहुँच है, मतलब
जो डाक विभाग है वो हर घर तक जा सकता है, उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं, चाहे वो कश्मीर में लद्दाख और जो बॉर्डर पे इलाके हैं वहाँ भी चले जाते हैं, और कन्याकुमारी और वहाँ जो समुद्री इलाके वहाँ भी जाते हैं वो, मतलब कहीं एक दूसरे से कहीं से छिपे हुए पहाड़ी इलाका में भी जाते हैं, जमीनी इलाका में, सभी जगह वो हर तरह के घर में वो जाते हैं, जहाँ रोड नहीं वहाँ भी वो जाते हैं, साइकिल से नाव से वो पहुँचाने जाते हैं हमारे संदेश को। जैसे आर्मी के जो जवान होते हैं वो बॉर्डर पे होते हैं, वहाँ पे आदमी हम लोग जा नहीं सकते हैं, तो क्या होता है हमारी चिट्ठियाँ जो होती है वो डाक विभाग के आदमी जो होते हैं वो ले करके जाते हैं, और उनकी चिट्ठियाँ जो हमारे सिपाही वहाँ क्या बोलते हैं, हमारे सिपाही जो वहाँ तैनात हैं उनकी जो चिट्ठियाँ परिवार के लिए संदेश उसको लेके आते हैं, फिर परिवारों के बीच बांट देते हैं, इसलिए लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा है उससे। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। कह रहा है कि जो संचार के जो साधन है वो बहुत विकसित हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज क्या है, चिट्ठियों का जो स्थिति है और विश्वास है लोगों को चिट्ठियों पर, वो आज भी बरकरार। ये नहीं कि चिट्ठी का वैल्यू कम गया, आज ही बहुत सारे जो सरकारी काम होते हैं चिट्ठियों के माध्यम से चिट्ठी भेजी जाती है सरकार के द्वारा आम पब्लिक को कि आपके ये डॉक्यूमेंट ये चीज़ पूरा नहीं है, आप इसको पूरा कीजिए, फिर हम लोग उसका जवाब लिख के भेजते हैं, मेरा ये चीज़ था ये हम पूरा कर, इस तरह सब करते हैं। तो सबसे ज़्यादा आज भी क्या है, चिट्ठी का हैसियत उतना ही बाकी बरकरार है जितना पहले था। ये कैसे पता चला, हम लोग पिछले बार पढ़े थे कि चिट्ठी की जो संख्या है भारत में प्रतिदिन लगभग 4 से 4.5 करोड़ चिट्ठी डेली आती है, और ये तो तब का बात है जब लेखक कहानी लिख रहे थे, अभी तो और ज़्यादा बढ़ गई होगी, जनसंख्या बढ़ गई तो इसीलिए कह रहे कि अगर चिट्ठी का वैल्यू कम हुआ तो चिट्ठी 10-5 आता, 1000 आता, 500 आता, या करोड़ों वाली चिट्ठी, मतलब अभी भी इसका हैसियत उतना ही बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हों या फिर झोपड़पट्टी में रह रहे लोग, मतलब बता रहे हैं कि जो शहरी इलाके हैं वहाँ के जो आलीशान इमारत, मतलब बहुत बड़े राजा महाराजा, पहले राजा महाराजा थे, और आज के अमीर व्यक्ति, साहूकार व्यक्ति, हम उसको राजा महाराजा भी कह सकते हैं, जो समाज के राजा महाराजा, कि उनके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत है, धनी व्यक्ति हैं, आलीशान, तो उन्हीं पास आलीशान हवेली, तो मतलब आलीशान का मतलब क्या हो, शानदार, सुंदर, बड़ी। आलीशान का मतलब क्या हो गया, शानदार, बड़ी या सुंदर। बड़ी बड़ी सुंदर हवेलियां, उसको कहते हैं आलीशान। सॉरी, हवेली नहीं हो ना, तो इसको हम सिर्फ क्योंकि हवेली का अर्थ तो सिर्फ और भी कुछ हो सकता है आलीशान, इसलिए भवन, हम अभी कहानी में भवन का अर्थ पर इसलिए भवन हम जोड़ दिए। कहानी के हिसाब से, कहानी नहीं, अगर ऐसे आपसे कोई पूछेगा कि आलीशान का मतलब क्या होता है तो हम बोलेंगे बहुत ही सुंदर, ठीक है। आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच रह रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान के ढांढियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब जो खत है वो कहाँ कहाँ जा सकता है ये बताता है। हम पहले ही बताए आपको कि चाहे वो कन्याकुमारी के समुद्री स्थल हो या फिर जो कश्मीर है जहाँ पे हमारे बॉर्डर पे जवान है, बर्फीले इलाके हों, चाहे बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश के जमीनी में और सारे मैदान हो, कहीं भी हो, सभी जगह क्या है, लोग चिट्ठियाँ जो है वो जाती हैं। तो कह रहा है कि चाहे बड़े घर के लोग हों, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हों, या फिर जंगलों के बीच घिरे हुए गांव हों, या फिर ऐसे जगह हों जहाँ की हमेशा सालों बर्फ ही पड़ती रहती हो, या फिर रेगिस्तानी इलाके हों जहाँ पे क्या होता है हमेशा मतलब गाड़ी के साधन बहुत कम होते हैं, क्योंकि वहाँ रेत ही रेत है, तो सड़कें वगैरह बहुत कम होती हैं, वहाँ हम कोई भी आदमी जल्दी जाना नहीं चाहता। लेकिन अब जो वहाँ जिसका घर वो रहते हैं तो वहाँ के लोग हों, ये सारे लोग क्या होते हैं भी चिट्ठियों का इंतजार
करते हैं। ये नहीं जरूरी है कि बड़े लोग की चिट्ठी आती है या फिर सिर्फ गरीबों का, सभी को चिट्ठी आती है और सभी चिट्ठियों का इंतजार करते हैं। अब बता रहा है, एक दो नहीं करोड़ों लोग खतों अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आए। कह रहे हैं कि डाकघर जो है उसका काम सिर्फ चिट्ठी ही नहीं पहुंचाना, बहुत सारे काम है। लोग बहुत सारे कामों के लिए डाकघर जाते हैं। जैसे कि कौन कौन से काम है? पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? चिट्ठी। दूसरा काम है हमारे जो आवेदन होते हैं उनको हम जिस विभाग में हम आवेदन करें उसको पहुंचाना, यानी कि स्पीड पोस्ट। फिर क्या होता है? पार्सल। जैसे हमको कोई सामान भेजना है कहीं, हम हिलसा में हैं और हमको पटना में किसी दोस्त के पास कुछ सामान भेजना है और ट्रेन बस नहीं चलती, हम जा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं? पोस्ट ऑफिस जाते हैं, उस सामान को हम पार्सल करते हैं। अलग अलग माध्यम, स्पीड पोस्ट है और भी माध्यम है, उसके द्वारा हम पार्सल करते हैं कि ये जो हमारा सामान है वो वहां तक पहुंचा दिया जाए। तो ये किसका काम है? डाक विभाग का। और क्या है काम? मनी ऑर्डर एक होता है। मनी ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जैसे हम दिल्ली में काम कर रहे हैं और बिहार के किसी गांव में कोई व्यक्ति, मेरे परिवार के लोग रहते हैं, उसके बाद उस गांव में बैंक नहीं है और हम वहाँ काम करते हैं, तो हमको पैसा भेजना है। तो पैसा भेजने के लिए हम बैंक से भेजें तो बैंक तो है नहीं, और मेरे घर के लोग उतने सक्षम नहीं है जो कि जा करके वो एटीएम से, बैंक में, बाजार जा करके एटीएम से पैसा निकाल सके, मतलब इतने जानकार नहीं है। तो क्या करते हैं वो लोग, जो गांव वहाँ के जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वहाँ जा करके वो पैसा जमा करते हैं कि इस नाम पे इस पोस्ट ऑफिस में हमको पैसा भेजना है। अब वहाँ जिस पोस्ट ऑफिस के लोग पैसा भेजते हैं वहाँ पैसा सिर्फ नहीं आता, वहाँ सिर्फ वो कागज का स्लिप आता है कि वहाँ से पैसा आया। अब वो पोस्ट ऑफिस क्या करता है? आपसे पैसा ले लेता है और रख दिया पोस्ट ऑफिस में। अब हम जिसके लिए वो पैसा भेजे उसको क्या किया, उस पोस्ट ऑफिस वाले को खबर कर दिया कि ये व्यक्ति है, फलाना व्यक्ति है, उनका एड्रेस ये है, उनके लिए इतना पैसा आया है। अब जहाँ मेरा पोस्ट ऑफिस है, जो मेरे घर वालों का पोस्ट ऑफिस है, वहाँ के जो डाकिया है वो उनको बुलाएगा या फिर वो हमारे परिवार के लोग डाकघर जाएंगे और जितना पैसा हम वहाँ से भेजें यहाँ उनको कैश मिल जाएगा, बिना किसी एटीएम कोई साधन के मिल जाए। तो उसको कहते हैं मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर एक माध्यम है जिससे कि लोग पोस्ट ऑफिस के द्वारा पैसे अपने भेजते हैं बिना खाते के, उसमें खाते की जरूरत नहीं होता है। ठीक है, समझ गए? तो इसका भी यूज, इसके लिए भी हम उसका यूज करते हैं। अब अगला क्या है? दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे, मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था चलता है, अभी बताए थे हम। फिर गाँव हो या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में जाना जाता है। अब जैसे हमको पैसे की जरूरत है, मेरा परिवार पैसा लगा दिया है और जैसे पता चला कि चिट्ठी गांव में डाकिया आया, पोस्टमैन आया है, तो क्या होगा? हमारे लिए लगेगा कि भगवान आ गया, क्योंकि हमें पैसे की जरूरत थी और वो पहुंचाने आया हुआ है। समझ में आया? यस सर। तो इसीलिए जो पोस्टमैन है उसको क्या कहा? देवदूत। अब बताइए कि कहानी तो हमारी खत्म हो गई, तो आप लोग बताइए कि जो पोस्टमैन होते हैं, पोस्ट ऑफिस होता है, उसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वो एक घर को दूसरे घर से जोड़ता है। हाँ, समाज के हर एक वर्ग को एक दूसरे से जोड़ता है। उसकी पहुंच बहुत दूर दूर तक है। उसकी पहुंच बहुत दूर दूर, वो सभी जगह, उसमें विश्वास ज़्यादा है इसलिए क्योंकि उस पर धोखा नहीं होता है। उसमें अगर हम कोई सामान भेजे और किसी कारण से खो भी जाता है तो उसका पैसा हमें रिटर्न मिलता है कि नहीं, आपका इतने मूल्य का सामान था, वो किसी कारणवश किसी की गलती से वो खो गया, उसका हर्जाना आपको मिल जाता है। अगर प्राइवेट में गए तो प्राइवेट में गलती नहीं मानता, टूट जाए उसका कोई वैल्यू नहीं है, हर्जाना वगैरह कुछ नहीं देता है। क्या होता है क्योंकि प्राइवेट में उसमें सामान बदल देता है। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि अमेजन से मोबाइल आया और आदमी को मोबाइल के बजाय ईंटा निकला, ऐसा बहुत सारी घटना होती है। हम मंगवाए, मान लीजिए एक होम थिएटर मंगवाए और जब उस डब्बे को खोले तो प्राइवेट साधन के द्वारा ज़्यादातर अब आते हैं, हम खोले तो उसमें सिर्फ ईंटा भरे हुए हैं, उतने वजन, इतना वजन होम थिएटर को उतना वजन के ईंटा भर दिया। अब हम किसके पास जाएंगे? किसी के पास नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट के द्वारा काम हो, लेकिन वो पोस्ट ऑफिस से होता उस पर हम क्लेम कर सकते हैं, नहीं मेरा सामान तो ये आया था, आप देखा, मतलब ये पार्सल देखा हुआ आपका इतना वजन का था, है ना, और ये आप कैसे हो गया, तो हम उससे ले सकते हैं।
पैसा अगर हम भेजें प्राइवेट संस्थान से तो क्या करेगा, बदल देगा, मतलब पैसा नहीं पहुंचाएगा, कम पहुंचाएगा, बोलेगा कि नहीं इतना ही पैसा आप भेजे थे। तो पोस्ट ऑफिस में क्या है, जितना हम बोल दिए उतना पैसा हमारे परिवार को मिल जाएगा, क्योंकि वो उसको खोल के नहीं देखते हैं कि उसके अंदर क्या है, बस उसके पते से उनको मतलब। लेकिन जब बाहरी लोग होते हैं वो उसको खोल के देखते हैं, उसमें क्या है, अगर कोई भारी चीज़ लगा, कोई अच्छा चीज़ लगा तो उसको खोल के देखेंगे और उसको निकाल के उसके यहाँ पे कुछ और डाल देते हैं, ऐसा चीज़ होता है। अब ये चिट्ठियों की दुनिया जो कहानी है हमारी, है ना, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया इसका नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये जो कहानी है चिट्ठियों की पूरी दुनिया के बारे में लिखी, कि चिट्ठी कैसे विकास हुआ, उसका आज क्या इम्पोर्टेंस है, पहले क्या इम्पोर्टेंस था, आज इम्पोर्टेंस खत्म हो गया कि बच रहा है, ये सारी चीज उसमें वर्णन है ना। चलिए, तो आप लोग का कोई समस्या है तो बताइए, कोई समस्या भी है आप लोगों को इस पाठ में, ये पाठ्यक्रम हो गई है ना, इस पाठ में अगर कोई समस्या है तो वो बता दीजिए। कोई समस्या नहीं, चलिए कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है अगर समस्या नहीं है तो ये बताइए कि नेहरू जी ने डाक के बारे में कितने ईस्वी में बताया था, जो संचार के साधन का जो विकास हुआ था उसके बारे में कितनी ईस्वी में चर्चा की थी? 1953 में उन्होंने डाक के विकास के बारे में, संचार के साधन के विकास, मतलब उन्होंने डाक पर्सनली नहीं बोला था, उन्होंने संचार के जितने साधन है सबके विकास के बारे में बताया था। उसमें सबसे इम्पोर्टेंस किसका दिया था? डाक का, यानी कि चिट्ठी का। अच्छा, चिट्ठी का विकास करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, मतलब विश्व स्तर में कौन सी एक संस्था है? डाक संघ, विश्व डाक संघ। डाक संघ वो क्या करता है? चिट्ठियों को विकास के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करवाता है। वो प्रतियोगिता क्या होती है? जिसमें बच्चों के बीच में 16 साल से कम बच्चे के बीच में प्रतियोगिता होता है पत्र लिखने। हाँ, 16 साल से कम उम्र के विश्व के सभी देशों के बच्चों के बीच एक प्रतियोगिता होती है किस चीज की? पत्र लेखन की, जिससे कि क्या होता है, लोगों को रुचि बढ़ता है कि नहीं, हमको भी अगर पत्र लिखने आएगा तो क्या होगा, हमें भी प्राइज मिल सकता है। उसके बदले में प्रोत्साहन राशि देता है, सर्टिफिकेट देता है कि आपने पत्र लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विश्व स्तर पे, विश्व डाक संघ के, वहाँ विश्व मतलब जैसी हो गया तो मतलब संसार में आपका नाम हो गया, है ना। और आपको प्राइज भी मिला कि चिट्ठी लिखने में इतना निपुण व्यक्ति है कि इसको विश्व में प्राइज मिला, और उससे सर्टिफिकेट भी मिला। तो लोग जागरूक हुए। फिर क्या है? अभी भी होता है ये। हाँ, अभी भी होता है, अभी भी होता है। तो अब ये है, इसका रूप चेंज हो गया। हर देश के लोग जो डाकघर है वो अपने हिसाब से प्रतियोगिता आयोजित की, जैसे 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होती है, गांधी जयंती होती है। इस अवसर पे भारतीय डाक जो है, इंडियन पोस्ट ऑफिस जो है, वो क्या करती है, हर साल प्रतियोगिता आयोजित करवाते हैं। कभी क्या प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, कभी ड्राइंग प्रतियोगिता, कभी पत्र लेखन प्रतियोगिता। क्योंकि पत्र लेखन आज के समय में थोड़ा सा कम गया है, मतलब लोगों के बीच ऐसे पत्र का काम नहीं कमा, लेकिन लोग लिखना कम कर दिए। तो इसलिए पत्र लेखन प्रतियोगिता के यहाँ पे किसी खास टॉपिक पे पोस्ट ऑफिस के द्वारा कंपटीशन कर, अब जैसे पोस्ट ऑफिस करवा, जो संस्थान करवाती है तो उसका नाम होता है। तो अब जैसे हम कोई बच्चा भाग लिया जो पोस्ट ऑफिस में नहीं जानता कि पोस्ट ऑफिस का एक प्रतियोगिता उसमें भाग लिया, तो वो बच्चा पूछे पोस्ट ऑफिस से क्या काम होता है, तो चिट्ठी वगैरह जाता है, तो चिट्ठी कैसे लिखा जाती है, सारी चीज वो जानने के इच्छुक, इसलिए वो सारे काम किए जाते हैं। फिर बताइए कि जो चिट्ठियां होती हैं, है ना, उसका इम्पोर्टेंस आज के साधन की अपेक्षा क्यों ज्यादा है? क्योंकि चिट्ठी को हम लोग धरोहर के रूप में भी रख सकते हैं। हाँ, धरोहर के रूप में रख सकते हैं, लेकिन जो आज के साधन टेलीफोन है, फोन पे बात किया, बात खत्म। मैसेज किया, मैसेज फुल हो गया मेरा फोन, हम उसको रीसेट मार दिए। कितना देर रखेंगे? 2 साल, 4 साल, 5 साल रखेंगे, उसके बाद हम उससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते। अगर आपसे कोई पूछे कि 10 साल पहले आपके फ़ोन में कौन सा मैसेज था, बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। पहले क्या होता था कि जो नंबर्स होते हैं, मोबाइल नंबर्स होते थे, टेलीफोन नंबर्स होते थे, वो क्या हम लोग लिख के रखते थे। अब क्या करते हैं, मोबाइल में सेव कर देते हैं, सेव कर देते हैं ना। क्या होता है, उसके कारण क्या होता है कि हम लोग को मोबाइल नंबर याद नहीं रहता किसी का। अब पहले जो होते थे वो 11 डिजिट 12 डिजिट के टेलीफोन नंबर होते थे, वो भी सब लोगों को याद होते थे। कम से कम 15-20 अपने पूरे परिवार के नंबर सबको याद होते, क्योंकि इतना बार वो डायल करना पड़ता था
कि सबको याद है। आज क्या होता है, डायल नहीं करना है, नंबर सेव है, उस पर क्लिक किए, डायल का बटन है, डायल का बटन दबाए, और उसमें सारा चीज नहीं था। तो इसी चिट्ठी का भी है कि चिट्ठी लिखते थे, उनके सबके पते याद होते थे क्योंकि चिट्ठी भेजनी होती थी। आज क्या है, वो सारा चीज नहीं है, पता भी याद नहीं होता, पूछना पड़ता फोन करके आपका एड्रेस क्या है। क्यों? क्योंकि हम लोग इतने कनेक्टेड नहीं है आज के समय में एक दूसरे से। और ये कनेक्शन का काम कौन करता था? चिट्ठियाँ करते। इसीलिए लेखक ने उसके कहानी का नाम दिया चिट्ठियों की अनोखी दुनिया। चलिए हम लोग होमवर्क देख लेते हैं। हम लोग का होमवर्क क्या रहेगा? बताइए, पत्र लेखन कला के विकास के लिए क्या क्या किया गया? ठीक है। फिर दूसरा है पत्र जो है धरोहर हो सकते हैं, लेकिन हम बता रहे थे कहानी में आया था कि पत्र जो है धरोहर का काम करती है लेकिन एसएमएस नहीं करती है। तो इसके लिए आपको तर्क देना है। तर्क मतलब अपने पॉइंट रखने हैं कि ये धरोहर है, ये धरोहर क्यों नहीं हो सकता। ठीक है। क्वेश्चन है तर्क सहित व्याख्या देना, व्याख्या करें। इसका क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया? ये तो लाइन सब तर्क सहित व्याख्या का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम अपने पॉइंट्स बोल रहे हैं, अगर हम बोल रहे कि नहीं एसएमएस धरोहर है तो एसएमएस क्यों है, पत्र क्यों नहीं, ये सारे पॉइंट्स देने, उसके एग्जांपल्स देने हैं। अगर हम बोले पत्र धरोहर है तो पत्र धरोहर के बारे में, तो पत्र धरोहर है एसएमएस नहीं, क्यों? क्योंकि ये कारण है, उसका उदाहरण ये है ना, करके हमको उसको लिखना है। एक क्वेश्चन और करना है कि क्या जो चिट्ठियों की जगह है कभी फैक्स ईमेल टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों आपको करके लाना है।